एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। Hello everyone, welcome to Unique series. This is the last one-shot video of last unit, Unit 5, which mainly revolves around graphs, जिसमें हम सीधी सी बस एक ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है ग्राफ। और उसी के अराउंड हमें देखने को मिलेंगे, उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आते भी हैं, जैसे एल्गोरिदम्स जो होती हैं वो इस पर्टिकुलर यूनिट से कई बार पूछी गई है। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताइए आप यूजिंग डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, सब जानते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। प्रिम्स एल्गोरिदम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, तो वो तो आते ही आते हैं आपसे, या तो क्रुस्कल पूछ लेंगे या प्रिम्स एल्गोरिदम पूछ लेंगे। मोस्टली प्रिम्स पूछा गया है। और वॉर्सल एल्गोरिदम का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, वन वर्ड में जो होते हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन, वो मोस्टली कम पूछे जाते हैं इस यूनिट से, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हाईली वैल्यूड यूनिट है जिसमें आपका ग्राफ है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। एक तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन इतने ज्यादा है। आपका गूगल मैप हो गया, कोई भी अगर आप ऑनलाइन है, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन स्टोर है, उससे आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, वो जब डिलीवर होता है आपके घर में, तो वो जो पाथ फाइंड करता है, वो पाथ बहुत ही मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके घर का। तो वो कैसे पता चलता है? वो ग्राफ से पता चलता है। तो ये पर्टिकुलर यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको सच में पता चलते हैं। अभी तक तो हमें लगता है हाँ ये यूज हो रहा है, कंप्यूटर में यूज हो रहा है, बट रियल वर्ल्ड में इसका जितना इंपॉर्टेंस है, जितना सिग्निफिकेंस है, उससे पता चलता है ये सच में काफी इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए ग्राफ के बारे में। मोस्टली तो हमने ग्राफ देखा है, तो हमने ये देखा है कि भाई ग्राफ पेपर होता है, उसमें एक आपकी एक्स एक्सिस बनाते हो, एक आप वाई एक्सिस बनाते हो, और कोई एक ग्राफ प्लॉट करते हो। ठीक है, कोई एक लाइन प्लॉट करती है, तो उसे हमने बोल दिया कि हाँ ये एक आपका 2D ग्राफ बन गया, टू डायमेंशनल में आपका ये ग्राफ बन गया। या फिर आप 3 डायमेंशनल में बनाते हो। बट दिस इज नॉट द ग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ और द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। इनका जो सेट है वो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। उससे पहले आप गूगल प्ले पे जाएंगे, ठीक है, आप यूनिक सीरीज के ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको बाकी कोर्सेज या डेटा स्ट्रक्चर का जो इलेबरेटेड फॉर्म में कोर्स है जिसमें सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो अगर आप चाहते हैं, वन शॉट वीडियो नहीं देखना चाहते, किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपने इस कूपन कोड का यूज किया तो आपको 200 रुपीज का ऑफ मिलेगा किसी भी कोर्स पे। जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं इस समय यूनिक सीरीज के पोर्टल पे, आपको उन सारे कोर्सेज पे 200 रुपीज का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे भी जाके कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये जो डिस्काउंट है, ये जो ऑफर है, इसका आपको फायदा मिले। ना, अब सबसे पहला क्वेश्चन था ये आपका, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और ये है आपका रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपने कभी भी ग्राफ देखा होगा, बुक्स में आप देखो अपनी, इस तरीके से कुछ आपको दिया रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होता है, इसी को बोल देते हैं कि हाँ ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप का ये आपका ग्राफ बन गया। ओके, इसमें ये क्या है आपकी, ये आपकी वर्टिसेस हैं और ये आपकी एजेस हैं। ठीक है, ये आपकी उनके बीच में लाइन है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो आपकी एज है, और वो जो दो वर्टिसेस हैं वो आपकी क्या है, वो जो दो पॉइंट्स है या वो जो दो नोड है वो क्या है, आपकी वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन ही होता है ग्राफ। ग्राफ यही है, इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो ये हमने देख लिया पिक्टोरियल फॉर्म में, बट अगर हम इसे टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें उन रिप्रेजेंटेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहली होती है एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सीधी सी बात है, क्या करते हैं, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ठीक है, उतने की एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, और जहां जहां पे आपको एज दिख रही है, जिन जिन वर्टिसेस के बीच में एज है, वहां 1 लिख दो, जहां नहीं है वहां 0 लिख दो। ठीक है, ये होता है आपका adjacency matrix representation. So a 2D array matrix is used to represent a graph with n vertices. For each element
हर एक एलिमेंट के लिए इंडिकेट्स वेदर देयर इज एन एज बिटवीन वर्टेक्स आई एंड जे, या तो दो वर्टेक्स के बीच में एज होगी, ठीक है, वेदर देयर इज एन एज बिटवीन वर्टेक्स आई एंड जे, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए जो आपका प्रेजेंट है वो इंडिकेट करता है या तो एज होगी वर्टेक्स आई और जे के बीच में। अब जैसे बात करें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ए आई जे 1 है, तो इफ देयर इज एन एज बिटवीन आई एंड जे 0 है तो अदरवाइज है, अदरवाइज इन द सेंस कि 0 है तो कुछ नहीं, ठीक है, 1 है इसका मतलब एज है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, अगर 1 है इसका मतलब एज है, ठीक है, 0 है मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब कोई एज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उन दो पर्टिकुलर वर्टेक्स या दो नोड्स के बीच में। अब वेटेड ग्राफ की बात करें, वेटेड में आपने ये देखा होगा कि उस पे या तो कॉस्ट बोल देते हैं उसी चीज को या वेट बोल देते हैं एज का, ठीक है, वो लिखा रहता है। तो अब यहाँ तो अगर कुछ नहीं लिखा तो मैंने 1 कर दिया, बट मान लो यहाँ ऑलरेडी लिखा है 41, अब क्या करोगे आप, अब ऑलरेडी इस वेट को मानोगे। ये हो गया जैसे आप अपने घर से निकले और किसी अपने फ्रेंड के घर पे गए, तो रास्ते में आपको मान लीजिए इतना किराया लग गया, वो है 41, तो इसे बोलते हैं हम कॉस्ट, कि किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, तो कितना आपको खर्चा लग रहा है, ठीक है, कितना आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट लग रही है, उसे हम बोलते हैं वेट ऑफ द एज, ठीक है। तो इस एज के वेट को हम क्या करेंगे वहां पे नोट करेंगे, या फिर हम 0 या इन्फिनिटी करते हैं अगर कोई एज नहीं है। इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसे आप मेजर कर सके, ठीक है, इनफाइनाइट को आप कभी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और वही चीज आप 0 का बोल दो तो मतलब उसकी भी कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड अगर आप देखो 0 का, तो ऐसी कोई उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि हाँ 0 रुपीज आप किसी को नहीं दे सकते ना, सीधी सी बात है, कुछ 1 दोगे 2 दोगे कुछ तो दोगे ना। तो 0 और इन्फिनिटी का मतलब है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आप डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, आप इनडायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली बहुत सारे रास्ते हैं, बट डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है, वो मान लीजिए वहां पे आपका क्या है उस पाथ को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपका ग्राफ है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से एजेस हैं, तो इनकी अगर हम मैट्रिक्स बनाने जाएंगे तो आपकी 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 1 2 3, ठीक है, 1 1 के बीच में है नहीं है, 1 2 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 3 और 1 के बीच में है, बाकी जगह 0 या फिर आप इनफाइनाइट कर दो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। अगर आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। नाउ एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, किसके लिए, वर्टेक्स को, हर एक वर्टेक्स की एक लिंक लिस्ट होती है जो क्या स्टोर करती है, जितनी भी वर्टिसेस उससे डायरेक्टली एक एज के थ्रू कनेक्टेड हैं उनको एक साथ क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं, यही होता है एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट के नाम यूज हो रहा है, लिस्ट का मतलब है लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, हर एक वर्टेक्स क्या होती है वो एक लिंक लिस्ट क्रिएट करती है, ठीक है, अपनी जितनी भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनका क्या मतलब जितनी भी और वर्टिसेस उससे कनेक्टेड है, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करती है उन सारी वर्टिसेस को एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते कनेक्ट करके। जैसे उसी सेम ग्राफ के लिए आपने देखा था 1 2 से कनेक्टेड था, 2 3 से कनेक्टेड था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने क्या किया 1 को 2 से किया, 2 को 3 से किया, तो इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो दिस इज एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, हमें एरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें यही काम करना है तो यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और जो जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उन्हें आप कनेक्ट कर दोगे। आपको चेक करना पड़ेगा ना उसका नेक्स्ट, आपको इसका एड्रेस बनाना पड़ेगा, तो एक तरीके से आपको यहाँ पे हो सकता है डबली लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ जाए। अब नाउ इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, a 2D matrix with n rows and m columns, each column correspond to an edge, okay, if edges are 1 से 2 2 से 3 and 3 से 1, so vertices I is connected to vertices J, otherwise so incidence matrix representation and adjacent matrix representation is same, ये दोनों सेम है। एडजेंसी लिस्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये दोनों तो एग्जैक्टली क्या है आप देख सकते हो, एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे एक और चीज हमने देखी वो था आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी एडजेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें तो आपको n स्क्वायर लगेगा बिकॉज आप लूप का यूज करोगे, डेंस ग्राफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये एडजेंसी लिस्ट वाले की बात करें, इसमें तो नंबर ऑफ कितनी आपकी वर्टिसेस हैं, ठीक है, साथ में कितनी एजेस हैं, तो 2 लूप आप यूज करोगे, ठीक है, स्पार्स ग्राफ के लिए इसका यूज करते हैं।
ना ये k है, ठीक है, n प्लस ई की ही मान लीजिए मैंने उसको क्या किया k, ठीक है, एज एग्जिस्टेंस चेक भी हो रहा है ना इसलिए। ना इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है आपका ये वाला, इसमें n और e वाला है क्योंकि कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप बना रहे हो। क्योंकि एजेस क्या हो सकती है, एजेस और वर्टिसेस बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। नंबर ऑफ एजेस is not like it is not important that or now not it is always true कि आपकी नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉलम, जो नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं दैट शुड बी सेम। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये फॉलो होनी ही चाहिए, नहीं, ये अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए वहां n मल्टीप्लाइड बाई ई आया, वहां पे हमने n स्क्वायर क्यों करा, एजेंसी के केस में यही अंतर है, यही बस दोनों में डिफरेंस होता है, जो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है कि यहाँ पे मुझे पता है कितनी नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस है। एजेंसी मैट्रिक्स में मैं क्या कर रही हूँ, कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, वो मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ हम नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेसिस पे ही जज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम दोनों को देख रहे हैं बस। तो इसका हम थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए देखिए यूज करते हैं, बट नॉर्मली हम डेंस ग्राफ जो होता है उसमें एजेंसी मैट्रिक्स का यूज कर लेते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं स्पार्स ग्राफ में। नाउ आपसे पूछा जा सकता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या अंतर है, ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अप्रोच क्या होती है, ये एक्सप्लोर करता है एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। मतलब आप किसी रास्ते पे चले और आप चलते ही जा रहे हैं जब तक आपको एंड नहीं मिल रहा, मतलब अब उसके आगे मान लो खाई है, उससे तो वापस आओगे ना, खाई में तो नहीं गिरोगे, तो आप मतलब किसी रास्ते पे गए और जब तक उसका एंड नहीं मिला तब तक आप नहीं रुके, ये आपका काम। और फिर आपको एंड मिला, फिर आप वापस आए, फिर आप दूसरे रास्ते पे गए, इस तरीके से। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, एक्सप्लोर ऑल नियरेस्ट नाइबर्स फर्स्ट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब है आप मान लीजिए कि अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी रास्ते में घर मिल रहे हैं आपको, आप उन सबसे मिलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अपने नेबर्स से, जितने भी आपके नेबर्स हैं उनसे आप मिलते जा रहे हैं। तो ये काम होता है। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उनसे पहले मिला जाता है, फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, मान लीजिए इस तरीके से, है ना, मोस्टली इसी तरीके से आपको दिया भी रहेगा। ब्रेथ फर्स्ट का मतलब होता है कि ब्रेथ को पहले आप क्या करो, सर्च करो, मतलब आप पहले इधर गए, फिर आप इधर पे गए, फिर आप इधर पे गए, ठीक है। बट अगर मैं डीएफएस का केस बताऊं आपको, ठीक है, डीएफएस का क्या मतलब है, डीएफएस का मतलब है आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, एंड देन उसके बाद फिर आप बैक ट्रैक किए, फिर उसके बाद आप इधर गए और फिर इधर गए, फिर उसके बाद आप इधर गए और फिर इधर गए और फिर ऐसे। मतलब कि आपने क्या किया, पहले पूरा एक पर्टिकुलर जो रास्ता था सीधा, उसको आपने पहले ट्रेवल किया, फिर उसके बाद आप वापस आए, फिर मतलब आप पहले चिल्ड्रन के पास गए, फिर उसके बाद आप दूसरे चिल्ड्रन के पास जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपका पहला चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है किसी नोड के, तो आप पहले वाले चिल्ड्रन के पूरा रास्ता आपने ट्रेवर्स किया जब तक आप लीफ नोड पे नहीं पहुंचे, फिर उसके बाद आप वापस आए, फिर आप दूसरे चिल्ड्रन के पास गए और उसका पूरा आपने जो भी पाथ था उसको पूरा ट्रेवर्स किया। तो ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, ब्रेथ वाइज हर बार ट्रेवर्स करते जा रहे हो। पहले आपने रूट नोड को किया, फिर उसके बाद उसके दोनों चाइल्ड को ट्रेवर्स किया, फिर उसके बाद उनके फर्दर जितने भी चाइल्ड हैं उनको किया, ठीक है। तो जो सेम लेवल पे है उन्हें आप पहले ट्रेवर्स कर रहे हो, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का काम है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब है डेप्थ में जाके पूरा आप लीफ नोड तक जाते हो, फिर उसके बाद बैक ट्रैक करके वापस आते हो, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, ओके। नाउ अब बात करें, अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा आप यूज करते हैं, ठीक है, इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम स्टैक का यूज करते हैं। आप देखो ना, रिकर्सिवली यहाँ पे काम हो रहा है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा है, रिकर्सिवली काम हो रहा है। आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करते जा रहे हो, उसके बाद उसका बेस केस कब आता है, जब आप लीफ नोड पे पहुंचते हो, उसके बाद फिर आप बैक ट्रैक करते हो। बैक ट्रैकिंग अगर आपने पढ़ी हो, वरना आप आगे पढ़ोगे जब आप डिजाइन एंड एल्गोरिथम, ठीक है, ये एक आपका सब्जेक्ट होता है जो आप शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, ठीक है, डा बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर के बाद ही पढ़ना होता है। तो इसमें आप पढ़ोगे बैक ट्रैकिंग, वहां पे क्या होता है, रिकर्सिव का ही यूज होता है। बैक ट्रैकिंग का मतलब है खुद के रास्ते पे ही आप वापस आ रहे हो, ठीक है, जिस रास्ते पे आप गए उसी रास्ते पे आप वापस चल के आ रहे हो।
ठीक है, ये होती है बैक ट्रैकिंग। उस जगह पे स्टैक का बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका स्टैक यूज हो रहा है। बैक ट्रैकिंग कैसे हो रही है, क्योंकि आप उसी रास्ते पे वापस आ रहे हो ना। आप क्या किए, आप पूरा ये नोड ट्रेवर्स किए। ठीक है, इधर देखो, आपने पूरा ट्रेवर्स किया, उसके बाद आप यहाँ पे वापस ही तो आए। मान लीजिए इसका और यहाँ चिल्ड्रन होता, तो आप पहले यहाँ वापस आते फिर यहाँ पे आते, तो ये काम है। यहाँ पे तो स्टैक का यूज हो गया। यहाँ पे क्यू का यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक साइड से आप एंड कर रहे हो। ठीक है, एक साइड से आप एंटर कर रहे हो, एक साइड से आप डिलीट करने का भी है। तो आप रियर साइड पे क्या करते जा रहे हो, सारी वर्टिसेस जितनी भी कनेक्टेड है एक दूसरे से, उन क्यू में उनको क्या कर रहे हो, अरेंज करते जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेवर्सल की बात करें, सो गोज डीप इनटू अ पाथ बिफोर विजिटिंग सिबलिंग्स। वही बोला ना, पहले आप पूरा डीप ट्रैवल करते हो, उसके बाद आप सिबलिंग पे जाते हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विजिट ऑल वर्टिसेस लेवल बाय लेवल। एक लेवल पे जितनी भी वर्टिसेस है उन सबको आपने ट्रेवर्स किया, उसके बाद आप दूसरे लेवल पे गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम आती है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी किसी से बेटर या कोई भी किसी से पुअर परफॉर्मेंस नहीं है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बराबर है, तो आपको दोनों को ही अच्छे से समझना होगा। अब बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या है आपकी, ड्यू टू रिकर्शन और स्टैक इट इज इक्वल टू वी, एंड हियर आल्सो ड्यू टू क्यू इट इज आल्सो वी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो सेम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो सेम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वी हैव टू लाइक learn both of the things. ठीक है, used in topological sorting। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग। साइकिल डिटेक्शन, साइकिल डिटेक्शन आपने कभी देखा, साइकिल भी बनती है। मैंने बोला ना आपको, ग्राफ में साइकिल भी बन सकती है। कहाँ साइकिल नहीं होती, ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज ट्री, बट जो आपका ग्राफ है वो तो साइक्लिक हो सकता है ना, साइकिल ग्राफ भी होते हैं कई सारे। तो मान लीजिए इस टाइप का आपका ग्राफ है। ठीक है, अब ये एक तरीके से एक पूरी साइकिल है। साइकिल का मतलब है कि एक ही तरीके में वो सारे जो वर्टिसेस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इनिशियल पॉइंट से आप स्टार्ट करें, वही आपका फाइनल पॉइंट भी बन जाए, आप उसमें वापस आ सके, तो वो होती है आपकी साइकिल। तो उसको डिटेक्ट करना हो, साइकिल डिटेक्शन करना हो। पाथ फाइंडिंग, जैसे कि मेज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे मेज होता है। ठीक है, मेज प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपको डायमंड पता करना है। ठीक है, आपको डायमंड तक जाना है, आप इनिशियल यहाँ पे खड़े हुए, वो आपने कभी गेम खेला हुआ है, देयर इज एन कैट। ठीक है, सो उसको क्या करना होता है, कैट हैज टू फाइंड दी फूड, एंड वो फूड आपका कहीं यहाँ पे होता है। उसके लिए बहुत सारे पाथ होते हैं, बीच बीच में ब्लॉक्स भी अरेंज होते हैं जहाँ पे आप उनके आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो लाइक दैट द गेम, वो हमने बहुत बार किया होगा। बुक के कॉपी के पीछे आपके मोस्टली रहता है, जिसमें आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो उस कैट को उस फूड तक। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं, एक पाथ हम बनाते हैं। वही बात है, वही प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें। आप क्या करते हो, डीएफएस का यूज करते हो, बिकॉज वहां आप कई बार होता है ना कि आप किसी रास्ते पे गए, फिर आपको लगा नहीं ये नहीं सही था, वापस बैक ट्रैक किया। अब बात करें बीएफएस की। बीएफएस में क्या होता है कि आपका यूज इन शॉर्टेस्ट पाथ, अनवेटेड ग्राफ। शॉर्टेस्ट पाथ आपका निकलता है अनवेटेड ग्राफ, जिनका वेट नहीं होता। ठीक है, जिन ग्राफ्स में आपको वेट नहीं दिया है, कोई कॉस्ट नहीं है, जिनमें सबकी कॉस्ट बराबर है, किसी भी नोड से किसी भी नोड तक जाने की कॉस्ट बराबर है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं है, वहां शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करना है, तो वो वहां पे आप इसका यूज करते हैं बीएफएस का। ठीक है, या फिर आपको ये पता करना है कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का पता करना है, या फिर आपको अनवेटेड ग्राफ्स के बारे में पता करना है, तो वहां पे आप इसका यूज करते हैं। ये सारे जो टर्म्स मैं आपने आपको यहाँ बताए, वो सारे टर्म्स को अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको कोर्स पे जाना पड़ेगा। वहां पे कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब बात करते हैं बीएफएस की। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, वहीं से मैंने ये पिक्चर्स उठाई है आपके पीवाईक्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपको क्या करना है, बीएफएस से मुझे रास्ता बताना है। ठीक है, सारे नोड पे हम कैसे ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे सारी वर्टिसेस पे। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1 से गए 2 पे, फिर गए हम 1 से 3 पे, फिर हम गए 1 से 5 पे। 1 से जितने भी कनेक्टेड चाइल्ड हैं, उन सारे चाइल्ड को ट्रेवर्स करना हमारा काम है। ठीक है, यही हम करेंगे। उसके बाद हम क्या गए, 2 हमारा क्या कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है। ओके, 5 पे आप जा चुके हो, जहां पे आप जा चुके हो वहां भी आप दोबारा नहीं जा रहे। 3 से आपका 6 कनेक्टेड है, 4 से आपका 8 कनेक्टेड है, 5 से आपका 4 कनेक्टेड है, 5 से 7 कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है, 6 से 9 कनेक्टेड है, 7 से 8 कनेक्टेड है, 7 से 9 कनेक्टेड है, 9 से 8 कनेक्टेड है। ओके, और आपके 4 से भी 5 कनेक्टेड है, 6 से भी 5 कनेक्टेड है, ये भी आप देख सकते हैं, 7 से भी 5 कनेक्टेड है। ठीक है, बट हम मूव कर रहे हैं आगे, तो हमने क्या किया, 1 से 2 को ट्रेवर्स किया, 1 से 5 को किया, 1 से 3 को किया, उसके बाद 2 से 4 को किया और 3 से 6 को किया। उसके बाद हमने क्या किया,
4 से 8 को किया, और उसके बाद 5 से क्या किया, 5 से भी 4 को कर सकते हो, 5 से 6 को भी कर सकते हो, और 5 से 7 को भी कर सकते हो। 7 से मैंने क्या किया, 7 से मैंने 8 पे किया, और 7 से 9 पे किया, और यहाँ पे 6 से 9 पे किया। मतलब आप आगे जा रहे हो, आप वापस नहीं आ रहे हो, वापस नहीं आना है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में वापस नहीं आना है। कहाँ पे वापस आओगे, वापस आओगे आप डेप्थ फर्स्ट सर्च में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में BFS में आपको वापस नहीं आना है, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे जितने भी है। जैसे 5 से आपका 4 और 6 कनेक्टेड है, ऑल्दो हम उसे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं एक बार, बट फिर हम कर रहे हैं बिकॉज वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 5 आपका 4 से कनेक्टेड है, 5 आपका 6 से कनेक्टेड है, इसलिए। ओके, अब हमने 1 से स्टार्ट किया, क्यू में मैंने क्या किया, 1 को स्टोर किया, और 1 को मैंने विजिट कर लिया। 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 3 5 कनेक्टेड है, इन्हें भी क्यू में ऐड करो, तो ये भी आपके विजिटेड हो गए। अब 2 से क्या कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है, क्यू में ऐड करो, ठीक है, ऐड हो गए विजिट में। 3 से 6 कनेक्टेड है, हो गया। उसके बाद 5 से आपने देखा, 5 से 4 7 6 कनेक्टेड है, दीज आर ऑलरेडी विजिटेड, सो वी जस्ट हैव टू ऐड 7 हियर। जो रिपीटेड है वर्टिसेस, उन्हें भी ऐड नहीं करना है। आप अगर उन वर्टिसेस को ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो उन्हें ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एडेड इन दी विजिटेड क्यू, ठीक है। तो विजिटेड में वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, विजिटेड लिस्ट में वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो उन्हें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन 4 को आप क्या करोगे, 8 से ऐड करोगे, 6 का 9, ठीक है, और 7 का 8 9, जो कि बोथ आर ऑलरेडी विजिटेड, सो नन, and then already visited. So for the final BFS traversal order 1 2 3 and then 3 से 5 आप गए, फिर 5 से 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो कैसे हो रहा है, 1 से 2 जा रहे हो, ठीक है, फिर 1 से 3 भी आप गए, ठीक है, उसके बाद आप 3 से 5 गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप 2 से 4 पे गए, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करें, 4 से आप यहाँ पे आप 5 से 6 पे गए, 4 से आप 8 पे गए, 6 से आप 9 पे गए, और फिर उसके बाद आप 9 से 7 पे चले गए। तो ऐसे पूरा हुआ है। अब बात करते हैं इसी में सेम में DFS। तो इन दोनों में अंतर हम ढूंढ रहे हैं ना कि BFS और DFS में अंतर क्या। अब हम देखते हैं DFS ने किस तरीके से किया इसे सॉल्व। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे जैसे आपका ये पहला नोड है, ठीक है, उसका नेबर कौन सा है, उसका नेबर है 2, तो वो 2 पे जाएगा, फिर वो 2 का नेबर चेक करेगा, ठीक है, वो है आपका 4, वो 4 पे गया, 4 के बाद उसने देखा 8, ठीक है, वो 8 पे गया, ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, 4 पे वापस आए, ठीक है, 4 पे वापस आए, फिर 2 पे, फिर उसके बाद 1 पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट था उसका 3। तो आप देख रहे हो जब तक पूरा एंड नहीं हो रहा तब तक वापस नहीं आ रहे। फिर उसके बाद बैक ट्रैक किया, फिर उसके बाद आप 3 पे आए, फिर 3 से आप 6 पे गए, 6 से आप 9 पे गए, 9 के बाद आपने चेक किया तो 8 ऑलरेडी विजिटेड था, तो आप 6 पे आए, 6 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे आए, फिर है नेक्स्ट नेबर 5, फिर 5 पे गए आप, ठीक है। 5 से आप कहाँ पे जाओगे, उसके नेबर्स हैं 4 6 और 7, उनमें से कौन सा विजिटेड नहीं है, वो है आपका 7, आप 7 पे गए। उसके बाद आपके नेबर्स हैं 8 9 जो कि ऑलरेडी विजिटेड हैं, आप बैक ट्रैक किया और DFS फिनिश हो गया। 1 से आप 2 पे गए, 2 से आप 4 पे गए, ठीक है, 4 से आप 8 पे गए, पूरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आप वापस आए 1 पे, फिर आप 3 पे गए, 6 पे गए, 9 पे, फिर आप 1 पे आए, फिर आप 5 से 7। तो जहां तक पूरा एंड जहां पे हो जा रहा है उसके बाद आप वापस आ रहे हैं, जहां से अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। ये ऐसा हो गया ना, 1 से आप 2 पे गए, 2 से 4, 4 से 8। अब 8 पे आप जा सकते हो, 8 से कहीं आप और नहीं जा सकते, 8 पे आप आ सकते हो, ठीक है, जा नहीं सकते आप, अब आप 8 पे आ सकते हो, ठीक है, तो सिर्फ आप आ रहे हो 8 पे, तो इसीलिए वो एंड हो गया। ओके, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका PYQ का ही है और ये पूछा गया है, इसमें आपको क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, ठीक है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करना है और सोर्स से आप बताना है कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो सबके बीच में आपको कोई ना कोई वेट दिया गया है, हर एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने पे जितनी भी एजेस हैं उन पे कोई ना कोई वेट लिखा हुआ है, मतलब कि वो उसकी कॉस्ट है, और इसी कॉस्ट को मुझे क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, यही मेरा काम है, तो हमें उसे मिनिमाइज करना है, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है, जिस फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ उसी फॉर्म में आपको एग्जाम में भी लिखना है, इसी टेबुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तभी क्लियर और कंसाइज मैनर में आपका आंसर प्रेजेंट होता है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने सही कैलकुलेशन की है, क्योंकि कई बार हम गलत जगह पे इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब उस
पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। डायरेक्ट पाथ मतलब कि जो कॉस्ट डायरेक्ट आपको नहीं दी गई है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। तो इस फ्रॉम वाले से आप देखो ये 2 वाले पे, ठीक है, 0 से 1 के बीच में क्या है 4, यही बस पूरा मैंने इस टेबल में लिखा है और कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखो 0 से 0 पे जाने की कितनी डिस्टेंस होगी, जहां पे आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट पे आने में कितना आपको टाइम लगेगा कि या कितनी कॉस्ट लगेगी, 0, ये आप उसी पॉइंट पे खड़े हो ना जहां आपको जो आपकी डेस्टिनेशन है आप वहीं पे खड़े हुए हो, तो सोर्स और डेस्टिनेशन को इंसाइड कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो आपको वहीं पे आना है, तो आपको 0 से क्या हो गया 0 हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 1 से आप कहाँ जाना चाहते हो, 1 से आप कहीं भी अभी जाओ, वो सारी डिस्टेंस मैंने इनफाइनाइट कर दी है कि कोई भी आपकी डायरेक्ट कनेक्शन मान लीजिए नहीं है, इनिशियली हम ऐसे ही करते हैं, सबको इनफाइनाइट लेके चलते हैं। अब हमने देखा कि 0 से 1 के बीच में एक वर्टेक्स है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस को अपडेट करो, और उसके बाद 0 से 7 के बीच में भी एक है तो उसको भी अपडेट करो, तो 1 और 7 वाली अपडेट कर दी, ठीक है, 0 से 0 अभी भी 0 है, बट वर्टेक्स आपकी 1 से लेकर के, ठीक है, आप 0 प्रीवियस आपकी क्या थी 0 थी, तो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस है 4 और 0 से 7 के बीच की डिस्टेंस है 8। अभी भी बाकी जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ पे वो सारी अभी भी इनफाइनाइट होंगी, ठीक है, सिर्फ 1 और 7 को छोड़ के, ठीक है, 0 1 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी क्या है अभी भी इनफाइनाइट है। अब उसके बाद आप आए 1 पे, ठीक है, 1 से अब आपने देखा कनेक्शन 2 का था तो आपने 8 को अपडेट किया, 1 से 7 का कनेक्शन था 11, ठीक है, तो हमने क्या किया 2 वाली जो डिस्टेंस थी वहां पे क्या कर दिया, वहां पे 12 कर दिया, ठीक है, और 7 हमें क्या कर मिनिमम डिस्टेंस को ही रखना है, ये भी आपको याद रखना। कंपेयर करते हैं हम इनफाइनाइट से लेकर और जो हमने डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करी है, तो एज 1 और 2 भी कनेक्टेड है, ठीक है, तो प्रीवियस वाली आपकी 1 हो जाएगी, 1 से लेकर के 2 आपका कितना है 8, और उससे 1 तक पहुंचना है 0 से 1 तक, बिकॉज इनिशियल जो सोर्स है वो 0 है, तो किसी भी और वर्टेक्स पे जाओगे सोर्स हमेशा जो है आपका सोर्स हमेशा सेम रहने वाला है, तो उस सोर्स को आपको दिमाग में रखना है, तो वो सोर्स है आपका 0, तो 0 से ही आपने इनिशियल पॉइंट है आपका वहीं से इनिशिएट किया था, तो 0 से लेकर के 2 जो है आपकी वर्टेक्स वहां तक जाने में जितनी भी डिस्टेंस है टोटल उसे हम कंपेयर करते हैं इनफाइनाइट से, या कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे लिखी हो, तो वो हो गई आपकी 12, ठीक है, आपने लिख दिया। 7 वाले में आपने चेक किया तो 7 वाले में क्या हो गई आपकी 11 डिस्टेंस थी और ऑलरेडी क्या थी 8, तो 0 से 7 डायरेक्ट जाना हमें कम कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है, कम कॉस्ट हमें लग रही है एज कम्पेयर टू हम 1 के थ्रू जाए, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट 0 से 7 पहुंच जाएंगे, ठीक है, 0 वर्टेक्स से 7 वर्टेक्स पे जाना हमें कम कॉस्ट लग रही है तो हम डायरेक्ट उसी का यूज करेंगे, ओके, सेम गोज हियर। उसके बाद 7 किससे कनेक्टेड है 8 से कनेक्टेड है, फिर वही कंपेयर होगा 6 से कनेक्टेड है और 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद आप 6 पे गए, 6 से आपने देखा किससे किससे कनेक्टेड है उसको आपने पूरा इवेल्युएट किया, ठीक है, फिर आप 5 पे और हर चीज का आप ग्राफ बनाते जाएंगे, ग्राफ इन द सेंस टेबल बनाते जाएंगे, लास्ट में आपको ये टेबल मिलेगी, ठीक है, फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 हर एक वर्टेक्स की, 0 से 0 0 ही थी, 0 से 1 आपकी 4 है, ठीक है, 0 से 1 2 12 है, 0 से 1 2 3 19 है, ठीक है, 1 2 5 4 21, ठीक है, 0 से ही अभी आप आ जा रहे हो, 0 से 1 0 से 2 0 से 3, फिर उसके बाद 0 से 4, फिर उसके बाद 0 से 5, फिर उसके बाद आपका 0 से 6, फिर उसके बाद आपका 0 से 7 और उसके बाद आपका 0 से 8, ठीक है, तो ये कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, 0 आपका सोर्स है, सोर्स आप देखिए सेम रह रहा है, ठीक है, हर बार आपका जो सोर्स है वो सेम है, ये पूरा रास्ता होगा 0 से 1 और 2 फिर 3, ठीक है, वो एक रास्ता हो गया, उसके बाद 0 से 7 और 6, ठीक है, वो एक रास्ता हो गया, उसके बाद क्या हुआ 0 से 1 से 2 से 5 और 4, ठीक है, ये आपका एक रास्ता हो गया, तो ये आप 0 से 7 से 6 पे 5 भी पहुंच सकते हो, ठीक है, और उससे आप डायरेक्ट 4 पे जा सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका था जो मैंने शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिदम बोली है वो जो 2 एल्गोरिदम है, और साथ में अब आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो प्रिम्स एल्गोरिदम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है लीस्ट कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, हर वर्टेक्स जो है आपकी उस पे आप जा सकते हैं, किसी भी आप मतलब इनिशियल जो आपकी रूट वर्टेक्स है या सोर्स वर्टेक्स है उससे आप शुरुआत करेंगे, आप हर वर्टेक्स पे ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लीस्ट कनेक्टेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एक एग्जांपल बताऊं मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, ठीक है, और ये
क्या इस एज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है? बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसे भी जा सकता हूँ. Why do I need this edge or this? ठीक है, and this. Why do I need this? I directly go from here to here. ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बनता है आके, अगर आप देखें. सो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ओके, तो इसी को आपको क्या करना है, प्रिम्स एल्गोरिथम से बताना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए दो एल्गोरिथम है, एक आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम है और दूसरी है आपकी क्रुस्कल एल्गोरिथम. ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसे आपको वर्टिसेस दी गई हैं ए बी सी डी ई जी. ठीक है, एजेस दी गई हैं आपको वेट के साथ. ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एजेस हैं. ठीक है, ये आपकी वर्टिसेस हैं और उनके बीच में क्या क्या वेट है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ए और बी के बीच में एज है, उनके बीच में वेट है 2. ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट करा सकता. उसके बाद क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे हम करेंगे. तो ए को आपने इंक्लूड किया, ए से आपका बी कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से बी कनेक्टेड है, ए से सी भी कनेक्टेड है, बट विच इज शॉर्ट इन वेट. ठीक है, विच इज शॉर्टर इन वेट. ठीक है, जिसका वेट कम हो, विच इज लेसर इन वेट, तो वो है आपका ए से आप बी पे जाओगे वो लेसर है एज कम्पेयर टू ए से सी पे जाना. ठीक है, तो ए से बी पे जाना क्या है आपका लेसर है. ठीक है, उसमें आपका कम वेट लग रहा है, तो ए से हम क्या जाएंगे, हम बी पे ही जाएंगे. उसके बाद ए से बी वाला मैंने इंक्लूड कर लिया. ठीक है, इंक्लूड हो गया ए टू बी एक रास्ता. बट उसके बाद क्या बोला, उसके बाद आपका बोला ए से सी. ठीक है, ए से सी आपका 3 है, क्या बी से हम सी पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, उसका भी 3 है. तो मैंने क्या किया, मैंने क्या ए से सी प्रेफर कर लिया और उसको इंक्लूड कर दिया. उसके बाद मैंने देखा बी से हम कहाँ पे जाएंगे. तो बी से आप डी पे जा रहे हो. ठीक है, सी से आप ई पे जा रहे हो. ठीक है, जो जो यहाँ पे वर्टिसेस हैं उनसे सबसे हम देखते हैं कि कौन कौन सी एज है जो शॉर्टर रहेगी. तो सी से ई शॉर्ट रहेगा एज कम्पेयर टू बी टू डी, वो कि आपका 5 है. सो 5 इज ग्रेटर देन 2, सो वी विल प्रेफर 2 हियर. हम क्या करेंगे, 2 को प्रेफरेंस देंगे. किसे प्रेफरेंस देंगे, 2 को देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 को क्या किया, इंक्लूड कर लिया. उसके बाद आपने क्या किया, अब इतनी सारी आपकी वर्टिसेस इंक्लूड हो गई. उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा बी से डी, ई से डी आपको ज्यादा मिनिमम कॉस्ट में ही आप पहुंच जा रहे हैं. ठीक है, किसी के आप घर जा रहे थे तो कम ही पैसे में आप पहुंच गए, तो सीधी सी बात है आप वही रिक्शा लोगे जिसमें कम पैसा लग रहा हो, वही बात है. तो ई से डी वाले पे हम एज पे गए. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डी से जेड देखा, फिर ई से जेड देखा, तो ऑफकोर्स वी विल प्रेफर डी टू जेड. ठीक है, उसको किया. तो यहाँ से आपकी फाइनल जो एमएसटी एजेस हैं वो ए से बी कनेक्टेड है. ठीक है, ठीक है, ए से आपका बी भी कनेक्टेड है, ए से आपका सी भी कनेक्टेड है. देन उसके बाद सी से आपके फर्दर ई कनेक्टेड है, ई से आपका डी कनेक्टेड है और डी से आपका जेड कनेक्टेड. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, या फिर आपको ये पूरा ये नहीं दिया रहेगा, एक आपको लॉन्गर वर्जन में एक ग्राफ दिया रहेगा जिसमें बहुत सारी एजेस होंगी, पूरा एक तरीके से एक डेंस ग्राफ होगा. उसे आपको क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, आप कर लोगे, सीधा सा लॉजिक है इसका. मुझे पता है सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे एक को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ए को इनिशियल वर्टेक्स, और उससे मुझे बस पता करना है हर रास्ता जिसमें आपकी कॉस्ट जो हो वो सबसे मिनिमम हो, बस उसी को सिलेक्ट करते रहेंगे. नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल ऑफ ग्राफ. ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ये आता भी है इसी टाइप की. डीएफएस के आपसे एल्गोरिथम पूछ लेते हैं, बीएफएस के एल्गोरिथम पूछ लेते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए. तो अब हम बीएफएस के एल्गोरिथम पढ़ते हैं. सो ये ग्राफ है आपका, रिप्रेजेंट हो रहा है यूजिंग एडजेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स, एंड स्टार्टिंग वर्टेक्स है आपकी एस. ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑर्डर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हर वर्टेक्स को एज अनविजिटेड, क्योंकि अभी आपने किसी को भी विजिट नहीं किया है. और एक एम्प्टी क्यू जो है उसको हमने क्या किया, क्रिएट किया. यहाँ पे एक एम्प्टी क्यू क्रिएट किया और उसे मार्क कर दिया स्टार्टिंग वर्टेक्स एज विजिटेड. ठीक है, और एनक्यू किया. एनक्यू ऑपरेशन का मतलब है इंसर्ट करना क्यू में. ठीक है, एस को इंसर्ट कर दिया. उसके बाद क्या किया, इसी स्टेप को क्या करेंगे, स्टेप 5 to 7 रिपीट करते रहेंगे जब तक कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं होता. उसके बाद डी क्यू करा उसी वर्टेक्स को क्यू से, और हर एक वर्टेक्स जो उससे कनेक्टेड है यू से, जो जिसका नाम रखा यू, तो हर एक वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स यू जो कि कनेक्टेड है वी से, उसे चेक करेंगे क्या वो विजिट हुई है. अगर नहीं हुई है तो उसे मार्क कर देंगे एज विजिटेड. ठीक है, और उसे क्यू में आप क्या करोगे, इंसर्ट कराओगे. और उसके बाद आप क्या करोगे, वर्टेक्स वी को प्रिंट कराओगे. प्रिंट भी कराते जाना है वी को. ठीक है, क्योंकि हर बार वो एक u जो होगा वही आपका v में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसी के एडजेसेंट वर्टेक्स को हम u मानेंगे, फिर उसको हम v में कन्वर्ट कर देंगे. इस तरीके से हम सारा काम करते रहेंगे. यहाँ पे जैसे आपका BFS है, फॉर ईच वर्टेक्स v इन g. अब विजिटेड v को आप देख रहे हो फॉल्स. ठीक है,
फॉल्स का मतलब क्या होता है कि अभी आप क्या गए हो, उस वर्टेक्स पे आप गए ही नहीं हो, ठीक है, उस एज पे आपने ट्रेवल ही नहीं किया है, तो वो आपकी क्या हो गई, विजिटेड आपने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फॉल्स का मतलब होता है आपने विजिट नहीं किया, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है आप विजिट कर चुके हो। अब हमने क्या किया, एक एम्प्टी बनाया क्यू, एक क्यू एम्प्टी क्यू क्रिएट किया और उसको देखा विजिट करके, क्या ऐसा आपका विजिटर है, तो यस ट्रू, तो आपने उसे एनक्यू करा लिया। अब जब तक कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, तब तक आपको क्या कराना है, पहले आपको डीक्यू कराना है, उसके बाद आपको उसे प्रिंट करना है, फिर चेक करना है उसके एडजेसेंट को, उसे भी ट्रू कराना है, फिर अगर वो ट्रू हो गया फिर उसे आपको क्या करना है, उसको भी आपको डीक्यू करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर उसके बाद आपको देखना है उसका एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। और ये आपको एनक्यू करते रहना है, एनक्यू डीक्यू कब तक करते रहोगे, जब तक जो एस वाला था ना वो भी आपका क्या हो, वो भी आपका डीक्यू ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये सारा काम आपको करते रहना। अब एक और इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, वो है आपकी फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। मैंने बोला ना डा में आप ये पढ़ेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ते हैं एल्गोरिथम्स में, क्योंकि इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम यूज होती है। जैसे कि आपकी है एक फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम, ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एल्गोरिथम है, किसके लिए यूज करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, जो वेटेड ग्राफ होते हैं उनमें हर वर्टिसेस के बीच में जितनी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं, ठीक है, उन सबके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉर्सल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सो इट कंसीडर्स each vertex as an intermediate point one by one and keep improving the shortest path distance। जैसे कि आपकी वेटेड ग्राफ हो गया आपका ये, ठीक है, हमेशा ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, g इक्वल टू इन ब्रैकेट v कॉमा e, v इज द number of vertices and e is the number of edges। so since there is no direct edge from i to j, कोई भी i और j आपकी vertices हैं, उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं होती, तो सीधी सी बात है आप वहां पे इनफाइनाइट लिखते हो, यही हम डिजेक्टर एल्गोरिथम में करते थे। अब उसके बाद अगर i आपका j के बराबर है, ठीक है, अगर उसी वर्टेक्स पे आपको आ रहे हो, ठीक है, जो आपकी वर्टेक्स हैं वो सेम है, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, तो आप 0 लिख दोगे वहां पे, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एंड देन देयर इज अ मैट्रिक्स G वेयर Dij रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम I to J। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको ये पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एल्गोरिथम आपको बोली गई थी लिखने के लिए, तो एल्गोरिथम में क्या n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करेंगे, हम देखेंगे कोई भी हम ले लेंगे इंटरमीडिएट वर्टेक्स के, मान लो 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, 1 को मैंने ले लिया इंटरमीडिएट वर्टेक्स और जाना है मुझे 2 पे, ठीक है। सो आई की वैल्यू है आपकी 0 और जे की वैल्यू है आपकी 2 एंड के की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है। अब के के थ्रू अगर मैं जाऊं, आई से मेरा एक के का रास्ता है, ठीक है, के से जे का रास्ता है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट जो पाथ है जो कि ज्वाइन कर रहा है, अगर वो डिस्टेंस कम हो गई तो मैं क्या करूंगी, इसे अपडेट कर दूंगी, बट अगर कम नहीं हुई तो जैसा है वैसा ही हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अपडेट करने का मतलब हो गया कि अगर ये शॉर्टेस्ट है, मान लीजिए ये 4 है और ये आपका 7 है, ठीक है, और ये टोटल आपकी 12 है, तो 4 + 7 इज 11 विच इज लेस देन 12, ठीक है। डायरेक्ट वाला जो आपका कॉस्ट है उससे ये 11 जो है वो आपका कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटरमीडिएट पॉइंट की तरह एज्यूम करेंगे हम के को, ठीक है, उसी का जो हम पूरा कैलकुलेशन है डिस्टेंस का उसको इंक्लूड कर देंगे और उसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो ओरिजिनल डायरेक्ट एज वाला कॉस्ट लिखा हुआ था ना उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इस वाले जो भी हमने अभी यहाँ पे 11 निकाला हुआ है। हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे। जैसे 1 से 2 आप जा रहे हो, वेट आपका 3 है, ठीक है, 2 से आप 1 जा रहे हो, वेट आपका 2 है, ठीक है, 2 से आप 3 जा रहे हो, जितनी भी एजेस है, अब हम क्या करें, ये ग्राफ आपको दिया गया था, यहाँ पे आपको फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम लगानी थी, तो हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 पे आप 0 पे गए, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स से 1 से 0, 1 से 2, 1 से 3, डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, ये तो डायरेक्टेड दिया गया है तो 1 से 2 भी एक रास्ता होगा, 2 से 1 भी होगा, ठीक है। डायरेक्टेड केस में क्या होता है, ये दोनों अलग रहते हैं, अनडायरेक्टेड में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, सेम ही मानते हैं। 1 से आप 1 पे जाओगे 0, ठीक है, 1 से आप 2 पे गए दैट इज 3, 1 से 3 पे गए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो वो इनफाइनाइट हो गया, 1 से 4 है रास्ता बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद आपने यही किया हर एक वर्टेक्स के लिए, यहाँ पे आपने यही किया, ठीक है, हर एक पेयर के लिए निकालना है तो हर एक पेयर के लिए हम यही काम करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, 1 को ले लिया एज एन इंटरमीडिएट, 1 के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे 1 से 1 जाना, 1 से 2 जाना, 1 से 3 एंड 1 से 4 कोई 2 से 1 जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 हो गया।
2 से 1 वाया 2, ठीक है, ये आपका 0 है, ठीक है, ये जैसा पुराना था। बट 4 पे आप देखो, आर नो न्यू शॉर्टर पाथ आर फाउंड एक्सेप्ट 2 से 4 आप गए वाया 1, ठीक है, 2 से 1, देन उसके बाद आप 4 पे गए, वो आ गया आपका 7। उसे मैंने क्या किया, वहां पे देख सकते हो, वहां पे क्या था, ओरिजिनली इनफाइनाइट था, तो इनफाइनाइट से तो छोटी वैल्यू मिली है आपको, तो उसे मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया वहां पे। यही मैंने क्या किया, वाया 1, फिर उसके बाद हम देखेंगे वाया 2, ठीक है, 2 को एज एन इंटरमीडिएट देखेंगे। आप देख रहे हो जितनी भी हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ अलग ही है, अलग तरीके ही हैं जिनका हम यूज करते हैं। काम हम सेम कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनका यूज करके उन काम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है या परफॉर्म किया जा रहा है। फिर 1 से आप 3 जा रहे हैं वाया 2, ठीक है, तो अब वाया 2 हम चेक करते हैं हर एक के लिए। तो 2 को मैंने मान लिया इंटरमीडिएट, पहले 1 को माना था इंटरमीडिएट, अब 2 को मान लिया इंटरमीडिएट। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 3 को मान लिया इंटरमीडिएट। तो हर बार वही क्या कर रहे हो, आप अपडेट करते जा रहे हो डिस्टेंस को। अगर आप यहाँ पे देखो, हर बार हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, हर बार डिस्टेंस को अपडेट कर। अभी भी इनफाइनाइट कहीं ना कहीं है आपका, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मिनिमम चेक करना है ना, क्या बोला, वाया 3। सो 1 से आप 3 पे गए, 3 से आप 4 पे गए, वो आ गया आपका 6, बट 5 इज स्मॉलर देन 6, तो वो जो 5 था वही रहेगा, ठीक है, रिमेन। इसी तरीके से आपका ये पूरा बनेगा टेबल। तो हर बार क्या करना है, बस टेबल ही बनानी है, ये दिमाग में रखना है कि मुझे टेबल ही क्रिएट करनी है हर बार, ठीक है, तो हर बार टेबल ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल से क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन होंगी। जैसे अब 1 से मैंने क्या किया, 1 से आप 2 भी जा रहे हो, ठीक है, 1 से आप 3 भी जा रहे हो, इवन दो देयर इज नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम 1 to 3, तो हम क्या करें, वाया 2 को एज एन इंटरमीडिएट पॉइंट माना, और 2 के थ्रू हम क्या गए, हम 3 पे गए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट पाथ नहीं भी है तो भी हमें क्या करना है, हमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेना है, उसके थ्रू हम वहां पे ट्रेवल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, 4 और 2 दोनों को इंटरमीडिएट ले लिया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही इंटरमीडिएट पॉइंट हो, बहुत सारी इंटरमीडिएट वर्टिसेस अवेलेबल हो सकती है, और सबके बीच की हमने क्या किया, डिस्टेंस को इवेल्युएट किया। तो 1 से जितनी भी थी वर्टिसेस प्रेजेंट थी उनको लिखा, फिर 2 से जितनी भी प्रेजेंट है उनको लिखा। सो देयर आर 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो कितने आपके टोटल यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पेयर बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो कितने सारे आपके यहाँ पे पेयर बन गए हैं, वो है आपके 4 क्रॉस 4, दैट इज 16 पेयर बन गए, n स्क्वायर हो गया ना। तो n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए आपके n। तो आपको n स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, n स्क्वायर के लिए, ओके। हर किसी का आप देख रहे हो यहाँ पे पेयर बना हुआ है, हर किसी का पेयर बना है। अब यहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी है जो कि ग्राफ में हमने पढ़ी हुई है, या आप भी जानते होंगे अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे। तो ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है ग्राफ। ग्राफ ही क्या होता है, ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या कंसिस्ट करता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। व्हाट आर वर्टिसेस, वर्टिसेस आर दी नोड। जैसे ट्री में नोड होते हैं ना, ट्री में नोड होते हैं, वैसे ही क्या होती है आपकी ग्राफ में वर्टिसेस होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। तो उनका सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। एजेस आर दी लिंक बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में जो लिंक है, जो रास्ता है, ठीक है, जो पाथ है, जो एज है, ठीक है, उसी को एज बोल दिया। कनेक्टिंग पेयर ऑफ वर्टिसेस। पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब है दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने की जो लिंक है वो है आपकी एज, ठीक है। उन दो वर्टिसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। उनका जो पूरा सेट है, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस का जो पूरा सेट है, वही आपका क्या है, वही आपका ग्राफ है, ठीक है। उसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, कैपिटल G इज इक्वल टू इन ब्रैकेट कैपिटल V कॉमा कैपिटल E, ठीक है, कैपिटल में ही रखना है आपको, where V represent the set of vertices and E represent the set of edges. अब आपको ये भी दिमाग में रखना है, each edge connects two vertices, shows a relationship और path between them. दो वर्टिसेस के बीच में क्या पाथ है, क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एज के थ्रू। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको दिया, ये वर्टिसेस है और ये एजेस है, तो इन्हें अगर आप डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, डायग्राम में इस तरीके से। जिन जी वर्टिसेस के बीच में एज है उन्हें आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ए से बी के बीच में, ए से सी के बीच में, बी से डी के बीच में, एंड सी से आपका डी के बीच में। वेटेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ईच एज इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू और वेट। न्यूमेरिकल वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की जाती है हर एज को। नॉर्मली तो हम मान लेते हैं वो 1 है, ठीक है, जब हम नॉर्मली यूज करते हैं, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में यूज कर रहे होते हैं, अगर वेटेड नहीं है ग्राफ, ठीक है, अगर वेटेड नहीं है,
ठीक है, अगर अनवेटेड है, ठीक है। बट मान लीजिए कि वेटेड ग्राफ हुआ, तो क्या कर रहे हो आप, हर एज को असाइन कर रहे हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू या वेट जो कि अलग अलग होगी हर एज की, ठीक है। वेट कैन रिप्रेजेंट कॉज, डिस्टेंस और टाइम बिटवीन टू वर्टिसेस, किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में। मान लीजिए किसी आप अपने फ्रेंड के हाउस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके घर में, तो वो जो रास्ता है, ठीक है, क्या हो सकता है कि आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, या तो आपको उस रास्ते से कौन सा रास्ता जो है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है, या तो आप टाइम के बेसिस पे कंपेयर करोगे कि हाँ इस रास्ते से मुझे टाइम कम लगेगा, या आप डिस्टेंस के बेसिस पे करोगे कि हाँ यहाँ डिस्टेंस कम है, ठीक है, मुझे कम चलना पड़ेगा, या फिर आप मान लीजिए किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है। तो यही 3 पैरामीटर्स हैं जिनका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द वेट, ठीक है। तो वेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उन दो वर्टिसेस के बीच में क्या कॉस्ट है, या फिर क्या टाइम है, या फिर कितना टाइम लग रहा है, या फिर क्या डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ए से बी के बीच में डिस्टेंस है आपकी 5, या फिर टाइम भी हो सकता है, या फिर ये कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो वेट क्या है, 3 पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। इंसिडेंट का मतलब होता है लाइन, कभी इंसिडेंट आपने देखी हुई है, प्लेन पे कर रही हो, इंसिडेंट का मतलब होता है लाइन क्या कर रही है आपके उस प्लेन पे, एक तरीके से उसे इंसिडेंट कराया जा रहा है। जैसे ये आपका प्लेन है, इस तरीके से लाइन आई, ठीक है, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, या वो उसी पॉइंट पे आके आपकी इस तरीके से रुक जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन इंसिडेंट हो रही है किसी भी प्लेन पे, ठीक है। तो इस प्लेन पे क्या हुआ, लाइन आपकी इंसिडेंट हुई, तो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितनी नंबर ऑफ एजेस, डायरेक्टेड एजेस आके इंसिडेंट हो रही हैं, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी क्या डिग्री है। जैसे इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट कितनी हो रही है आपकी 3 हो रही है। एक तो आपकी आउटगोइंग एजेस है, जितनी आपकी इनकमिंग एजेस हैं उनको, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है, तो फिर जितनी भी उससे कनेक्टेड एजेस हैं वो सारी आपकी डिग्री में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टिसेस भी, ठीक है। डायरेक्टेड में क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस कमिंग इनटू वर्टेक्स भी, दैट इज इन डिग्री। तो यहाँ 2 टाइप की डिग्री भी आ जाती है। डिग्री को भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिग्री को भी हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म्स में, एक आपकी इन डिग्री, एक आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब है कितनी आ रही है उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे आपकी एजेस, और आउट डिग्री का मतलब है उससे कितनी ज्यादा वर्टिसेस निकल रही है, ठीक है, आउट फ्रॉम, कमिंग आउट, ठीक है, कमिंग इनटू वर्टेक्स भी और गोइंग आउट फ्रॉम वर्टेक्स भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोले ए आपका कनेक्टेड है बी से और सी से, तो डिग्री ए की कितनी होगी, 2, ठीक है। अब बात करें कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। सो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है आपका, इज वन इन विच देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट। तो कनेक्टेड ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, ये आपकी डिग्री है। सो a connected graph is one in which there exists at least one path between every pair of vertices. हर pair of vertices के बीच में at least एक path होना चाहिए, ठीक है। हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एटलीस्ट एक पाथ होना चाहिए, वो क्या होगी आपका कनेक्टेड ग्राफ। सो कनेक्टेड ग्राफ इज वन इन विच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इन विच एटलीस्ट वन वर्टेक्स इज नॉट रीचेबल फ्रॉम अनदर, ठीक है। कोई तो एक घर हो जिसपे आप नहीं जा सकते, उसका कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसा दोस्त है जिसमें आप जा ही नहीं सकते, उसके लिए कोई आपको रास्ता ही नहीं मिल रही, ठीक है, वो हो गया आपका डिस्कनेक्ट। आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से आप क्या हो गए, डिस्कनेक्टेड हो गए, क्योंकि आप जा ही नहीं पा रहे, आप मिल ही नहीं पा रहे, ठीक है। बट कनेक्टेड का क्या मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप उस पर्टिकुलर घर पे जा सकते हैं, या उस पर्टिकुलर पर्सन से आप मिल सकते हैं, ठीक है। वो हो गया आपका कनेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। तो डिसकनेक्टेड का मतलब है कि एटलीस्ट वन वर्टिसेस, एक वर्टेक्स हो जो कि रीचेबल ना हो, ठीक है, दूसरी से। और कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी कम से कम एक पाथ हो हर एक वर्टेक्स के बीच में, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एक पाथ तो होना ही चाहिए, मिनिमम है ये, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक होना चाहिए, जो डायरेक्ट हो, और इनडायरेक्ट तो बहुत सारे होंगे, बट डिसकनेक्टेड में कि एक होना चाहिए जो आपका पेयर ऑफ वर्टिसेस हो जो रीचेबल ना हो एक दूसरे से, ठीक है, कम से कम एक। कनेक्टेड ग्राफ आपका ऐसे होगा, जैसे ए से बी और सी से बी। अब बी से सी कैसे जाओगे, सो ए बी एंड सी डी आर दी सेपरेट कंपोनेंट, क्योंकि इनके बीच में कोई पाथ नहीं है तो ये सेपरेट कंपोनेंट बन गए, ये 2 कनेक्टेड कंपोनेंट बन गए उस ग्राफ के, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है।
साइकिल इन अ ग्राफ, साइकिल इज अ पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टिसेस, नो एज रिपीटेड, कोई एज रिपीट नहीं हो रही, बट वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे एंड हो रहे हैं, जैसे ए से बी पे गए, बी से सी, और देन उसके बाद वापस आप ए पे आ गए, तो एजेस तो रिपीट नहीं हुई, बट क्या हुआ, ये एक तरीके से एक साइकिल बन गई, जहाँ पे इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स है, ठीक है, या इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, वो सेम वर्टेक्स ही हो, स्टार्ट भी हो रहा हो वो पाथ उसी वर्टेक्स से और एंड भी उसी वर्टेक्स पे हो, ठीक है। अपने घर से आपने शुरू किया, आप लोगों के अपने दोस्तों के घर पे गए, वापस आप अपने घर पे आ गए, तो एक तरीके से एक साइकिल बन गई ग्राफ में। डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डाइग्राफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। ईच एज हैज अ डायरेक्शन, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब होता है, डाइग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि हर एज जो है उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन हो, मतलब वन वे रिलेशनशिप, वन वे रिलेशनशिप का मतलब है कि इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट पे ही आप जा सकते हो, ए से आप बी पे ही जा सकते हो, बी से आप वापस ए पे नहीं जा सकते, ये डायरेक्टेड हो गया, आपको एक डायरेक्शन में आपको काम करना है, एक डायरेक्शन आपको दे दी गई कि हाँ आप इसी रास्ते पे जा सकते हो, ठीक है, वापस नहीं आ सकते। ए से बी मतलब मीन्स एज फ्रॉम ए टू बी। नाउ अनडायरेक्टेड की बात करें, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, शोइंग अ टू वे रिलेशनशिप, मतलब बाई डायरेक्शनल हो गया कि आप ए से बी पे भी जा सकते हैं, बी से, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया कि आप किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, उस जगह पे, तो ये क्या हो गया आपका टू वे रिलेशनशिप। सो ए से बी, इसका मतलब हुआ ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ए। डायरेक्टेड में क्या हो गया, इस तरीके से आपका हो गया डायरेक्टेड वाला। अनडायरेक्टेड की बात करूं, सीधे से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये एक दूसरे से क्या है, अनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन को फॉलो करने की। ये आपका अनडायरेक्टेड हो गया। अब आया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है इट इज अ सबसेट ऑफ एजेस ऑफ अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दैट कनेक्ट्स ऑल वर्टिसेस विद द मिनिमम टोटल एज वेट एंड नो साइकिल। अभी हमने प्रिम्स एल्गोरिथम देखी थी, उसमें हम क्या चेक कर रहे थे, मिनिमम वेट वाले को ही इंक्लूड कर रहे थे, उसी एज को इंक्लूड कर रहे थे जिनके बीच में मिनिमम वेट है, ठीक है, तो उन्हीं पेयर ऑफ वर्टेक्स को हम वर्टिसेस को इंक्लूड करते हैं जिनके बीच में क्या है, मिनिमम वेट लग रहा है, मिनिमम कॉस्ट लग रही है, मिनिमम टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वेट जिसका कम है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं एज को इंक्लूड किया जाता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है ये सबसेट होता है, जो आपका ट्री है ना उसी से हम इसे, ग्राफ का ही एक पार्ट होता है, सब ग्राफ ही है एक तरीके से, बट ये सारी वर्टिसेस को इंक्लूड करेगा और सब कनेक्टेड होंगी, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम हो जो आपका पूरा ओरिजिनल ग्राफ है उससे। So minimum spanning tree is a subset of edges of a connected weighted graph that connects all vertices with the minimum total एज वेट एंड नो साइकिल। तो ये क्या कर रही है, जितनी भी आपके यहाँ पे आपको वर्टिसेस दिख रहे हैं उन सबको कनेक्ट कर रही है किससे, मिनिमम टोटल एज वेट, जो एज वेट है वो आपका क्या है, मिनिमम है, जो आपका एज वेट है वो क्या है, आपका मिनिमम है, और कोई भी साइकिल नहीं है, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रही वर्टिसेस, स्टार्ट और एंड हो रहे हैं डिफरेंट वर्टिसेस पे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम वर्टेक्स पे ही आपका स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, ठीक है, तो कोई भी साइकिल नहीं है, और इसमें कितनी एजेस होती हैं, v-1, अगर v वर्टिसेस हैं तो कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, v-1। जैसे ट्री होता है, ट्री याद है ना कि n आपकी वर्टिसेस होती थी तो कितनी नंबर ऑफ एजेस होती थी, n-1, तो n-1 आपकी एजेस है, ठीक है, और n आपकी टोटल क्या है, वर्टिसेस है। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एल्गोरिथम, जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है, प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम। प्रिम्स और क्रिस्कल किस लिए यूज की जाती हैं, ये यूज की जाती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए, और इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे तो आपको जरूर पढ़ना है। वेटेड ग्राफ की बात करूं तो इस तरीके से आपका एक वेटेड ग्राफ है, इसमें अगर मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालें, ठीक है, तो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैसे निकालेंगे, डू आई नीड दिस, टेल मी, इसमें से मैक्सिमम वेट कौन सा है, ये इसको हटाओ, इस पूरी एज को हटाओ, से बी जा रहे हो, बी से डी जा रहे हो, डी से सी जा रहे हो, ठीक है, आप पूरा ट्रेवर्स तो कर सकते हो ना, जरूरत क्या है इस पर्टिकुलर एज की, कोई जरूरत नहीं है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इंक्लूड करेगा एजेस विद वेट 1, 2, 3 और टोटल वेट कितना आएगा निकल के 6, बिकॉज 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, रिमेंबर दिस, यही था इस पूरी यूनिट में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5। आपके जितने भी वन शॉट वीडियो थे वो सारे कंप्लीट हो गए, हर एक यूनिट का, सब में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, यूनिट 1 में क्या इंपॉर्टेंट है,
यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में। इस यूनिट पे मेनली क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी प्रिम्स एल्गोरिदम पढ़नी ही है, आपको पढ़नी ही है, बिकॉज उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिजिटल एल्गोरिदम तो पक्का है, लिख के ले लीजिए, आपका क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, हर पीवाईक्यू में उसका एक क्वेश्चन है, और बहुत इजी होता है उसको सॉल्व करना, बट वो लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हर एक पर्टिकुलर आपको वर्टेक्स से देखना है, जितनी भी आप एजेस कनेक्टेड हैं उससे, ठीक है, जितनी भी वर्टिसेस उससे एडजेसेंट कनेक्टेड हैं, उन सबको आपको चेक करना है, उनके बीच में कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, बस। और उसके बाद आपको क्या करना है, सोर्स एक वर्टेक्स सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपने प्रिम्स एल्गोरिथम में देखा मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं, ठीक है। फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम भी देखा, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनाना है। तो हर पेयर ऑफ वर्टिसेस, जैसे अगर 4 वर्टिसेस दी गई तो 16 पेयर बनेंगे, उसमें 16 पेयर के बीच में आपको वो पाथ फाइंड करने होंगे, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा जो कि ग्राफ में ये वन लाइनर में आपसे पूछ लेंगे ना, या फिर ये आपसे सेक्शन जो आपका सी है ना, जो लॉन्ग टाइप आंसर वाला होता है, उसमें भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें मैंने 7 टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, उसमें पूछ सकते हैं, आपको 7 टर्म्स दिया गया है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप ही था, तो इसमें आपके ये 7 टर्म्स पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में आपको, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ग्राफ क्या है, वेटेड ग्राफ क्या है, डिग्री क्या है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड क्या होता है, डिस्क, उसके बाद साइकिल क्या होती है, डायरेक्टेड अनडायरेक्ट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका होता है मिनिमम एज कट, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इन पे क्वेश्चन बहुत कम आए नहीं है, आई थिंक, जितना भी मैंने एनालाइज किया है। तो बट ये जो मैंने आपको इसमें बताया है, अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से यूनिट 5 के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू। एंड नाउ अगर आप अभी आपको चीजें समझ नहीं आई हैं तो आप यूनिक सीरीज के पोर्टल पे जा सकते हैं, उसे आप जाएंगे गूगल प्ले पे और यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इस समय यूनिक सीरीज के पोर्टल पे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। उनमें आप किसी में भी एनरोल करेंगे, जैसे मान लीजिए आप डेटा स्ट्रक्चर में एनरोल करना चाहते हैं, आपको इस कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका आप यूज करेंगे, आप एनरोल करेंगे और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबके लिए ये काम में आएगा, ठीक है। जितने भी कोर्सेज हैं आपके यूनिक सीरीज में, सब पे काम आएगा। तो यूनिक सीरीज की आप वेबसाइट पे भी जाके लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने कोर्सेज हैं और किन में आपको एनरोल करना है, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगर आप इसे देख रहे थे फॉर योर रिवीजन पर्पज, आई विश आपका रिवीजन अच्छे से हो और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें। ओके, गुड लक।